आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर 2022 और आज से ठीक 30 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। एक लंबा अंतराल निकला और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन बाबरी मस्जिद की 30वीं बरसी पर लगभग 20 संगठनों के लोग जंतर मंतर पहुंचे। देखिए एक रिपोर्ट की उन्होंने क्या मांग की और उनके उद्गार क्या थे। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राजकीय आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद को खत्म करने का संघर्ष जारी है, जारी है, जारी है, संघर्ष जारी है, जारी है, जारी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस हालात में हम लोग बोल रहे हैं, इस हालात में ये इतना बड़ा प्रोग्राम आज रखा गया और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार का डर पिछले कुछ समय में हमारे अंदर भरा गया है, उसके बावजूद ये प्रोग्राम हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये हमारी जीत है। पीछे था कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोग नहीं आए। मैंने कहा कि 2016 से यहाँ पर मैं आता था, हमारे कई लोग जो यहाँ पर नहीं है, जो आज इस समय यहाँ पर होते हैं। कुछ लोग जो जेलों में हैं, हमारे दोस्त, चाहे वो उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, मिरान हैदर हो, उसका भाई हो, उन लोगों ने इस सड़कों पर जो आंदोलन किया, आज वो जेलों के अंदर बंद है। 30 साल शहादत के हुए, लेकिन उस 30 साल के अंदर और कितना कुछ हुआ उसे भी समझने की ज़रूरत है, जिसे हम और आप समझते हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी इस देश की अब समझने में नाकामयाब हो रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने झूठे राष्ट्रभक्ति के इतना ज़्यादा आकर्षण हो चुकी है कि वो महज अपने दिलों में नफरत लेकर इस देश में जी रही है। मैं मानता हूँ कि आज के समय में, आज के हालात में इस्लाम राज की बात हिंदुस्तान में हो रही है और अदालत जिस प्रकार से काम कर रही है, दोनों मिलकर हिंदुस्तान को एक गलत दिशा में ले जा रही है। आप पिछले 1 साल में उठाकर देखिए, जब से कोविड खत्म हुआ है, उससे पहले एक अलग कहानी है, उसके बाद की एक अलग फेज है। किस प्रकार से अदालत ने भी काम किया है। सरकार महज 14 के बाद इस तरीके से काम नहीं कर रही है। 92 से पहले भी यही हालात थी, 92 के बाद भी यही हालात। मुल्क का मुसलमान लड़ रहा था, लड़ता रहेगा और लड़ेगा इंशाअल्लाह। और बड़ी मुश्किल के साथ, क्योंकि हमने 20 संगठनों के लोगों को बुला के रखे थे, हमें करना ही था, इसलिए बड़ी मुश्किल से बात करके हमें इस हाशिए पे धकेल के रखा गया है और हमें यहाँ पे करना पड़ा और 1 घंटे के समय की सीमा दी गई है। सिर्फ यह जो है इस राज्य और इस तंत्र के स्वरूप को दिखलाता है कि किस प्रकार की बातों को खुलेआम छोड़ दी जाती है और जहां इंसाफ की बात आती है तो उसके साथ क्या हश्र होता है। मैं सिर्फ 2 सवाल और पूछूंगा संक्षेप में। 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर चुके हैं। क्या लगता है कि हमारी ये मांगे कब तक यूं ही ऑक्सीजन पर जिंदा रहेगी? क्योंकि जब सरकार की ये मंशा है, ये चीज़ें हैं नज़र आते, तो न भीड़ इकट्ठा हो पाएगी और धीरे धीरे और भी मुद्दे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और शायद इस शहादत को हम लोग भूल जाएंगे। कुछ ऐसा महसूस होता है? ऐसा है कि ये भूलना असंभव है, भूलना नामुमकिन है, इसलिए क्योंकि यह जो हश्र हुआ है, जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस, उससे पहले और बाद में जो सांप्रदायिक जहर घोला गया है, वो लगातार बोला जाता रहा है। उससे पहले भी हुआ है, पर हम देख सकते हैं अपने राजनीतिक इतिहास के अंदर कि खुलेआम बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक जैसे मौका था जो दिखाता था कि कितना ऊंचाई तक और कितना मतलब खुलेआम, कितने भयानक रूप से इसको रखा जा सकता है और ठोक के कहा जा सकता है कि यही सही है और अदालत तक को भी मजबूर किया जा सकता है इसको सही ठहराने के लिए। क्या लगता है ये मस्जिद टूटने की प्रक्रिया में शुरुआती था, इब्तिदा थी या अभी
बाकी है। आपको इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका है या बस यह आखिरी मामला था? सर, आशंका का सवाल आप पूछ रहे हैं। हमारे आंखों के नज़रों के सामने हर रोज़ देश के कोने में होता है। इस शहर के अंदर 2 साल पहले आपको पता है पूर्वोत्तर दिल्ली में क्या हुआ, और जिन लोगों ने विरोध किया उन्हीं को आज बंद करके रखा गया है। जिन्होंने किया वो मंत्री बनकर खुलेआम घूम रहे हैं और देश दुनिया में अपनी बात कर रहे हैं। तो ये सवाल जो है, हम भी ख्वाहिश रखते हैं कि ये ख़त्म हो जाए और दोबारा इसको ना करना। एक और हर साल लोक राज संगठन इसको उठाती है। एक ही महीने पहले 1 नवंबर को हमने 1984 के कत्लेआम के ऊपर भी बड़ा सा प्रदर्शन किया हुआ। चूँकि राज्य सत्य को सामने नहीं लाने देगा तो क्या हम इंसाफ की आवाज़ को उठाना बंद कर दें? यही तो चाहते हैं हुक्मरान, ताकि इनका जो है, इनकी हुकूमत और इनका नाइंसाफ़ी चलता रहे। हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। ये आवाज़ एकल आवाज़, एक कोने की आवाज़ नहीं है। देश भर में आज ये आवाज़ उठ रही है और तब तक उठती रहेगी जब तक इंसाफ नहीं होगा। आखिरी सवाल आपसे है, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का असली कल्प्रिट आप किसे समझते हैं? असली कल्प्रिट हिंदुस्तानी राज्य और हिंदुस्तानी राज्य का पूरा तंत्र है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपी में भाजपा की सरकार, दोनों की साठगांठ के साथ मस्जिद के विध्वंस के पहले का पूरा कैंपेन चलाया गया, उसके बाद कत्लेआम का कैंपेन चलाया गया और इस पूरे मसले को गरमा के रखा गया ताकि ये सब हो सके और होता रहे। मैम, इसी मतलब जवाब का एक छोटा सा टुकड़ा और बताइएगा, बड़ा कल्प्रिट कौन किसे मानती हैं? सबसे बड़ा कल्प्रिट जिसके पीछे जो है ये हिंदुस्तानी राज्य, पूरा प्रशासन तंत्र और ये पूरी ऐसी व्यवस्था जिसकी रक्षा करता है। ये राज्य लोगों की रक्षा नहीं करता, ये व्यवस्था की रक्षा करता है जिसमें बड़े बड़े इजारेदार पूंजीपतियों का राज चलता है, उनकी हुकूमत चलती है, उनका एजेंडा चलता है और उसको बरकरार रखने के लिए लोगों को बांट के रखा जाता है। कहीं आपको ऐसा ये नहीं सोची समझी साजिश है और यही साजिश बार बार खेला जाता है। कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि 1949 से लेकर बाबरी मस्जिद के केस में मतलब मूर्तियाँ प्रकट होने, फिर उसके बाद ताला खुलने और डिमोलिशन तक का बड़ा चेहरा कांग्रेस का अपना? तो बिल्कुल बिल्कुल ताले किसने खुले? तो ये पूरा जो है, और भाजपा को नहीं आए दिन की ये चीज़ है। अब तक किसका राज्य? जी जी, उसको ज़रूर, पर वो है ना हिंदुस्तानी राज्य जो टाटा बिरला का राज्य है, आज अंबानी अडानी का राज्य है, उनके हितों के लिए काम करने वाला जो राज्य है वो चुनती है करोड़ों पैसे देकर कि कौन सी पार्टी सरकार में आएगी और उस समय के बाबरी मस्जिद के इस 30वीं बरसी पर देश के प्रमुख नागरिकों के नाम आपका संदेश क्या है? कि राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और आतंक के खिलाफ संघर्ष को हम मिलकर जारी रखेंगे और ऐसे राज्य के लिए काम करेंगे जहां सबको धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और सबको अपनी ज़मीर का अधिकार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आक्रोश जब हताशा के चट्टानों से टकराता है तो बेबसी में आंसू फूट पड़ते हैं, उद्गार निकलते हैं और लोग बद्दुआ तक दे देते हैं। आखिर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के मुजरिम कौन से हैं? शतरंज की बिसात पर जब चेहरे तलाशे जाते हैं तो शायद इसमें कई लोग जानबूझकर नाम लेने से गुरेज करते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन तक पहुंची इन सीढ़ियों से गुजरकर आप देखते हैं तो दिसंबर 1949 को जब बाबरी मस्जिद के प्रांगण में मूर्तियां प्रकट हुई थी तो देश में किसका शासन था? चाचा नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का शासन था। फरवरी 1986 को जब बाबरी मस्जिद का
ताला खुल गया। मैं तो ये कहूँगा कि बंद बोतल से जिन्न को बाहर कर दिया गया। किसका शासन था? शासन था कांग्रेस का, और बैठे हुए थे मरहूम राजीव गांधी जी। अब आते हैं आखिरी तारीख पर 1992 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद ढहा दी जाती है। केंद्र में कौन बैठा था? नरसिम्हा राव जी। कांग्रेस का शासन था, लेकिन इल्जाम सारा का सारा राज्य सरकार पर ठोंका गया और छोटे मुजरिम को बड़ा मुजरिम दर्शाने की पूरी दोहरी भूमिका निभाई गई। आज शायद उन्हीं आंसुओं का, उसी तकलीफ का, उसी दर्द का और उन्हीं उद्गारों का ये परिणाम है कि कांग्रेस जैसी टाइटैनिक जहाज वाली पार्टी देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यकों के आक्रोश और आंसुओं से गुजरती हुई अपने लिए जमीन तलाश रही है और खुद को हाशिए पर पा रही है। शायद कह नहीं सकते कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का ये प्रेत छाया कांग्रेस पार्टी को भविष्य में कहां तक ले जाएगी। जय हिंद, जय भारत।